हेलो फ्रेंड। जैसा कि आप लोग को पता है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है। पहले कहा गया था कि फरवरी के दूसरे वीक में कराए जाएंगे, लेकिन ये कुंभ मेला और ये बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से डेट बढ़ चुकी है। आप लोग को सबको पता होगा। तो अब हमारे पास थोड़ा टाइम और है, जिससे हम अपनी अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, मानना ये है कि एग्ज़ाम में देर ज़रूर हो रही है, ये सबका कहना है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जो पीएनपी का आदेश है वही एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे। तो फरवरी में अब एग्ज़ाम तो नहीं ही होंगे, कंफर्म हो गया है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने सामाजिक विज्ञान में 2016 का पेपर करवाया था, जिसमें मैंने सिर्फ अति लघु प्रश्न करवाए थे जो 2016 में आए थे। आप लोगों ने शायद उस वीडियो को देखा भी होगा। ठीक है। तो आज मैं हिंदी का 2015 में जो अति लघु प्रश्न आए हैं उनको करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे होंगे। ठीक है। तो समय ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। अगला है आदर्श वाचन किसे कहते हैं। मैंने जब बहुविकल्पीय करवाए थे क्वेश्चन हिंदी के, तो उसमें बताया था वाचन क्या होता है। तो वही प्रश्न आया है कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं। तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन किया जाता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। मतलब जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, उस समय जब पढ़ाते समय वो अपने शब्दों में सुर का, लय का, गति का, विराम चिन्हों का, मतलब कहाँ पे किस शब्दों को कैसे पढ़ना है, गति कितनी रखनी है, कहाँ पर विराम चिन्हों का रुकना है, ठहराव करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए पढ़ाता है, तो उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। फिर है अनुरक्ति एवं निर्सीम शब्द का विलोम बताइए। तो अनुरक्ति का होता है विरंती और निर्सीम का होता है असीम। ठीक है। इसको तो आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है, कभी कभी अति लघु उत्तरीय में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। ये जो विराम चिन्ह है हमारे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी चिन्ह पूछ लेता है कि इसका चिन्ह कैसा होता है, और कभी कभी उसके बारे में पूछ लेता है कि इसको कहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा आदि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है, जहाँ पर हमें किसी चीज़ की घृणा या हर्ष या पीड़ा या इन चीज़ों का हमें आभास होता है, वहाँ पर हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। तो द्रुत पाठ का अर्थ क्या होता है, इसको सिर्फ आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि शीघ्रता से पढ़ना द्रुत पाठ का अर्थ होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि अंश व अश शब्द का क्रमशः अर्थ बताइए। ये आपने पढ़ा होगा कि अंश और अंश में शब्द होते हैं, सेम पढ़ने के जैसे लगते हैं हमारे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। मतलब पढ़ते समय हमें उनकी ध्वनियाँ या शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अंश का भाग होता है और अंश का कंधा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वर किसे कहते हैं। तो आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन ये होता है कि डीएलएड में लिखते समय हमें वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो हमें एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना होगा। कई स्टूडेंट का मानना है कि हिंदी सरल है, हिंदी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी को ही करने में कई बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, जिसको हम सही से नहीं लिख, क्योंकि हिंदी शब्द विषय ऐसा है जिसको आप अपने शब्दों में बनाकर नहीं लिख सकते हैं। जो उसका साइंटिफिक अच्छे से अर्थ है वही आप लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको सॉलिड आंसर लिखना होगा। ऐसा नहीं घुमा फिरा के आप 4-5 लाइन लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसा
नहीं होता है। तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। स्वर क्या है? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिसको उच्चारण बोलने में हमें दूसरे स्वर की आवश्यकता ना पड़े, मतलब वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है उत्थान और दूसरा है मूक। तो उत्थान का होता है पतन और मूक का होता है वाचाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद लगता है। ठीक है। तो आ से आप जो बना सकते हैं अजन्म, आगमन, आकाश, इस तरीके से आप बहुत सारे शब्द को बना सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया तो हम उसको हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, इसमें देखिए परिभाषा ही दे दी है, बस पूछा है उसे क्या कहते हैं। तो आप इस लाइन को पूरा लिखेंगे कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आप 2-3 उसके उदाहरण दे देंगे तो आपको 1 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। दोनों में अंतर क्या है? औपचारिक पत्र वो होते हैं जैसे विद्यालय में लिखे जाते हैं छुट्टी के लिए, या किसी नौकरी में लोग छुट्टी के लिए लिखते हैं, या किसी सरकारी कार्य के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक, जैसे आपने किसी दोस्त को अपने घर में किसी शादी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? अनौपचारिक। जो अपने आप दोस्तों रिश्तेदारों में लिखते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। और औपचारिक जो होते हैं, जो सरकारी कार्यालय में सरकारी कार्यों के लिए लिखे जाते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। फिर अगला है प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देख रहे होंगे अभी पहले भी आया था कि आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और अब आ गया प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो प्रति का क्या है? प्रतिकूल, और प्रति छाया। फिर अगला है कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। अभी मैंने बताया कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है। तो कारक को अगर आप शब्द को पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो कारक, अक शब्द आ रहा है तो इसे आप अक लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? वैसे तो ये लकार जो शब्द है वो संस्कृत में आते हैं, लेकिन इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो लट लकार है भूतकाल। ईशा ने पत्र पढ़ा, पढ़ा मतलब पहले पढ़ा था, तो अभी नहीं पता है, मैं पढ़ चुकी है वो पहले। ठीक है। तो ये भूतकाल में आ गया। अगला प्रश्न है, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बालक तेज दौड़ता है, तेज क्या है इसमें? उसकी विशेषता बता रहा है। तो पूछा है कि तेज दौड़ता है वो क्या है? तो ये क्या है? विशेष्य और विशेष्य, मतलब विशेष और विशेष्य, तेज और दौड़ता। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वर्णन मतलब क्या होता है? आप हिंदी में पढ़ते हैं किसी चीज को व्याख्या करके पढ़ना, या कथन, या आव्याख्यान कह सकते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था अभी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और इसके इसमें उदाहरण पूछ लिए गए। उदाहरण वही मैं, तुम, आप, वे, उन्होंने, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देख रहे हैं दोबारा तीसरी बार ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कई शब्द बार बार लिख करके या पढ़ करके समझ सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ इस शब्द से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो प्रा प्रचार और प्रा प्रसार, बस इतना याद रखिएगा कि उपसर्ग होता क्या है और प्रत्यय क्या होता है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। क्योंकि प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है। मैं बार बार बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे। कभी कभी क्या होता है, जैसे पूछ लिया प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द, तो कई बार क्या होता है कि पीछे वाला शब्द समझ लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन ही आ गया कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उस उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक में इक और मितता में ता शब्द। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि लौकिक शब्द में इक लग गया तो इसका अर्थ बदल गया। तो प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में मतलब बाद में लगाया जाता है और वो शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि प्रत्यय के दो प्रकार लिखिए। वैसे प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया प्रत्यय के प्रकार लिखिए। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय के प्रकार कौन से हैं, कृदंत और तद्धित। ठीक है, कृदंत मतलब क्रिया, ठीक है, आप सब से समझ पा रहे होंगे। फिर काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान जो भी चल रहा होता है, भूतकाल जो बीत चुका होता है, भविष्यकाल जो अभी आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा भी आपके लिए ये बहुत मतलब आपको अगर समझ में आ रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए क्योंकि पेपर अब कभी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी फरवरी बीत जाएगी तो एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं। अगर आप एकदम से पढ़ाई बंद कर देंगे तो फिर तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, धन्यवाद।